ભુજ ધ પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા. અજય દેવગનની ફિલ્મ આજે ખૂબ ચર્ચામાં છે. 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ ઉપર આધારિત આ ફિલ્મ છે. ભુજ એરબેઝ ઉપર જે ઘટના ઘટી હતી તેના આધારે આ ફિલ્મનું નિર્માણ થયું છે. અજય દેવગન જે પાત્ર ભજવી રહ્યા છે તે વિંગ કમાન્ડર વિજય કર્ણિકનું છે. એરફોર્સના આ સિનિયર અધિકારી તે સમયે કઈ પરિસ્થિતિઓમાં શું ભૂમિકા ભજવી હતી તે તમામ બાબતોથી રૂબરૂ થઈશું. વિજય કર્ણિક કોણ છે, આજે શું કરી રહ્યા છે અને તે સમયે કઈ પરિસ્થિતિઓમાં પાકિસ્તાનને માત આપી હતી, કેવી રીતે पाकिस्तान ने मात आपी थी, तमाम बाबतों की चर्चा करीशू. विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 में. पहले तो आपके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं. पहले तो सब लोगों को मैं जय हिंद बोलता हूँ. और मेरे माता पिता नागपुर के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी बहुत बड़े सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर थे. मेरी माँ बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी. तो हमारा बचपन बहुत आराम से गुजरा है. और जब हम बड़े हुए तब मेरे फादर ने मेरे को बुला के बोला कि देखो, मतलब मेरे पिताजी ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो चल रहा था ब्रिटिश से स्वतंत्र करने के लिए, उसमें वो भाग नहीं ले सके. मगर उन्होंने बोला कि मुझे अभी 4 बच्चे हैं, मेरे 4 लड़के हैं. मैं चाहता हूं कि चारों लड़के देश की सेवा में चले जाए. अभी देश स्वतंत्र हो गया है और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप लोग मिलिट्री ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से ईमानदारी से आपको देश की सेवा करने मिलती है. मेरे माँ ने भी हाँ कह दिया, ऐसा नहीं कि वो रोका कि नहीं भेजना क्या है. तो मैं पहले ज्वाइन किया एयरफोर्स. मेरे बाद में मेरा छोटा भाई था विनोद, वो आर्मी ज्वाइन किया गोरखाज में. उसके बाद में वो लक्ष्मण, वो फाइटर पायलट बना एयरफोर्स में. और सबसे छोटा अजय, वो भी एयरफोर्स में फाइटर पायलट बना. अभी हम सब रिटायर हुए हैं. मैं विंग कमांडर रिटायर हुआ. मेरा आर्मी ब्रदर वो मेजर जनरल रिटायर हुआ. उससे छोटा विंग कमांडर रिटायर हुआ. सबसे छोटा एयर मार्शल करके रिटायर हुआ है. तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत गर्व है, फ़क्र है मेरे माता पिता के ऊपर कि उन्होंने इतनी हिम्मत दे के चारों बच्चों को मिलिट्री में भेजा. ये बहुत इतिहास की बड़ी घटना है. उससे भी बड़ी घटना ये है कि हम चारों 1971 वॉर में पार्ट लिए हैं एक साथ. मैं भुज में था, लक्ष्मण मेरा जो भाई है वो भुज में था एयरफोर्स का. सबसे छोटा भाई अजय वो जामनगर में था. और मेरा जो आर्मी का ब्रदर था वो राजस्थान बॉर्डर पर लड़ रहा था. तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे माता पिता की कि हमने उनका सुना और उन्होंने बहुत हिम्मत से हमें ये ज्वाइन करने दिया. तो इस तरह से हमारा बचपन गिरा और इस तरह से मैंने और हमने ये किया. मेरी 2 सिस्टर्स है. एक सिस्टर IAS ऑफिसर से शादी करके भोपाल में है, वासंती, और एक शोभना करके. सर, 1971 में जो 71 का युद्ध हुआ उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी. उस वक्त क्या हुआ था और उस तरह का जो साहस और थ्रिल है वो बताइए आप. हाँ ज़रूर. ऐसी बात थी कि ये मेरी तीसरी लड़ाई थी. मैंने 62 वॉर, 65 वॉर और 71 वॉर, ये 71 की मेरी तीसरी लड़ाई थी. तो मुझे वॉर का एक्सपीरियंस था. उसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जितने भी एयरफोर्स के बेसेस हैं, कई बेसेस हैं, तो उसमें सबसे मैं यंग 9 साल की सर्विस वाला और स्क्वाड्रन लीडर के रैंक वाला, मैं ही बहुत कम उम्र का और जूनियर रैंक का ऑफिसर कमांड कर रहा था भुज एयरबेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरबेस था. और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स ने दी. ये एयरबेस, भुज एयरबेस, कराची के बहुत पास में है और ये सबसे पाकिस्तान के बॉर्डर से सबसे पास सटा हुआ ये एयरबेस है. इसका कमांड बेस कमांडर के नाते मुझे मिला
मुझे बहुत खुशी की बात थी और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उसके साथ। ऐसा नहीं कि बस ये, उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेस को ठीक से रखना और युद्ध चालू रखना। मेरे पास 3-4 ऑफिसर्स थे, 50-60 एयरमैन थे और 60-70 डीएससी गार्ड्स थे और एक कंपनी टेरिटोरियल आर्मी की आई थी भुज के एयरफील्ड को सिक्योरिटी देने के लिए, और एक हेलीकॉप्टर यूनिट था और बाकी कुछ जहाज़ें थे और उनके पायलट, उनके जो क्रू मेंबर्स पायलट थे। इस तरह से हम ये, तो ऐसा हो गया कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने एक साथ 13 एयरफोर्स के ठिकानों पर शाम को हमला कर दिया। मतलब जैसा कि सूरज डूब ही रहा था और इन लोग जहाज़, ये सब जहाज़ एक साथ अलग अलग एयर बेस पर पहुँचे और वहाँ बॉम्बिंग चालू कर दी। उसमें भुज पर भी बॉम्बिंग हुई। बस बॉम्बिंग होना था कि लड़ाई चालू हो गई। हमें बताया गया कि स्टार्ट द वॉर। हमने फिर जो भी एक्शन लेना था चालू कर दिया। उधर से भी पाकिस्तान पर हमला चालू हो गया। रात को पूना से बॉम्बर जाके उन्होंने कराची पर हमला कर दिया। दूसरे दिन सवेरे ये हंटर एयरक्राफ्ट और मिग एयरक्राफ्ट और बाकी एयरक्राफ्ट जामनगर से, भुज से वो चालू हो गए उनको अटैक करने के लिए और इस तरह से युद्ध चालू हो गए। 3 तारीख को जैसा बॉम्बिंग हुआ था तो एक बॉम्ब रनवे पे गिरा था, मगर हमारे पास उसको रिपेयर करने की पूरी सामग्री थी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर और उनका लेबर भी था। तो हमारे इंजीनियर ने फ़ोन किया तो फटाफट इन लोगों ने आके वो रिपेयर कर दिया। 4 तारीख को भी बॉम्बिंग हुई, 5 को हुई, 6 को हुई, 7 को हुई। बॉम्बिंग चल रही थी, रनवे रिपेयर हो रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे, कुछ बाधा नहीं थी। जैसा कि युद्ध में होता है वो सब जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा वो चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 5 और 6 के रात को हमने उनके 2 जहाज मार गिराया पाकिस्तान के। अब ऐसा था कि तब तक कराची आधा जल रहा था, क्योंकि दिन रात कराची पर अटैक हो रहा था। आधा कराची जल रहा था, उनके पेट्रोल बम जल रहे थे, उनका नेवल बेस जल रहा था, उनके एयर बेसेस ख़राब हो चुके थे। उन लोग बहुत बौखला गए थे कि भी किसी भी हालत में जामनगर और ये जो भुज, ये जो पास के हवाई अड्डे हैं, उनको नॉन ऑपरेशनल बना दिया। तो उन्होंने सबसे पहले भुज को टारगेट किया और 8 और 9 के रात को उन्होंने 8-10 जहाज एक के बाद एक भेज के बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग की। अब ऐसा हो गया कि उसमें से काफ़ी 8 बॉम्ब्स तो डायरेक्टली हमारे रनवे पे गिरे और ये पूरा नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे बॉम्बिंग चल रही थी तो पूरा एयरफोर्स बेस हिल रहा था। उसके बाजू में जो भुज गांव है वहाँ भी उसके हाथ से उसके थोड़े ट्रेमर्स चल रहे थे, वो भी हिल रहा था और वहाँ बहुत डर का माहौल चालू हो गया है। तो क्या हो गया कि वहाँ के लोगों ने वो डर के मारे भागना चालू कर दिया। जो भी उनको मिला, कार, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी, पैदल, उन्होंने अपना सब लेके वहाँ से पलायन चालू कर दिया। वहाँ के कलेक्टर थे गोपाला स्वामी, उन्होंने बोला कि हम वॉर जीत रहे हैं और कोई भी इधर बॉम्बिंग नहीं करेगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुने और ये भाग गए। सुबह जैसे हुई उन्होंने काफ़ी टाइम बॉम्ब भी डाले थे जो कि फूट रहे थे अलग अलग टाइम पर। तो वो टाइम बॉम्ब के खतरे के से हमने फिर इंजीनियर को लेके हेलीकॉप्टर से देखा कि रनवे में 8 डायरेक्ट हिट्स है और वो देख के हमने भुज को नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया। एक स्क्वाड्रन पंजाब से आने वाला था, उसको हमने रोका कि अभी हमारा रनवे ख़राब हो गया, आप वहीं रुके, जैसा रनवे चालू हो जाएगा तो आपको इधर तो आप यहाँ पर आ जाना, क्योंकि और एक स्क्वाड्रन की ज़रूरत थी कराची और बाकी को मारने के लिए।
तो ऐसा हो गया कि वो इंजीनियर फिर मेरे को बताया कि साहब अपने सब कॉन्ट्रैक्टर लेबर फोर्स भाग गया है और कोई भी रनवे रिपेयर करने के लिए नहीं है। मैंने हेडक्वार्टर्स को बताया कि भैया पायनियर कंपनी भेजो और जल्दी भेजो, हेलीकॉप्टर से भेजो। तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने बोला कि इन लोग दूसरी तरफ एंगेज है, आप कुछ जो जिस तरह से उस तरह से आप इसको रिपेयर कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो ये जिम्मेदारी पूरी मेरे पर आ गई और मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। मेरा बेस नॉन ऑप्स हो गया है, ये खतरे की निशानी है, ये वॉर के लिए अच्छा नहीं है और मुझे किसी भी हालत में ये बेस ठीक करना है। तो मुझे फिर याद आया कि माधापुर की जो औरतें हैं उनको ये काम कंस्ट्रक्शन काम अच्छा था। माधापुर बहुत रिच गांव था, सब लोग पढ़े लिखे लोग वहाँ रह रहे थे। तो सरपंच और वहाँ के महिला को मैंने कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसी परिस्थिति है। तो उनमें से सरपंच तो तैयार हो गया, कुछ औरतें तैयार हो गई, 30 एक औरत आने को तैयार हो गई। वो चल पड़ी तो उसके पीछे और चल पड़े। ऐसा करते करते पूरा गांव की महिलाएं वो रनवे रिपेयर के लिए आ गए। अब ऐसा था कि जब रनवे रिपेयर कराना था, इतने बड़े तादाद में औरतें काम कर रही थी रनवे पर, तो उनका सिक्योरिटी भी मुझे देखना था। तो जैसे ही आए हमने उनको बताया कि इधर बाजू में बंकर्स है, झाड़ियाँ हैं, जैसा भी किस तरह का एयर रेड सायरन बजता है, वो जो एयर रेड सायरन बजेगा तो आप बंकर में छुप जाओ और उसके बाद में जो आएगा उसका ऐसा रहेगा कि जो फिर उनको बताया कि डिफरेंस समझाए कि एयर रेड वो सायरन कैसा बजता है और ऑल क्लियर मतलब सब ठीक ठाक है, ये सायरन कैसा बजता है, उन दोनों हमने उनको समझा दिए थे। तो जैसा भी एयर रेड सायरन बजता था, इन लोग आराम से बिना पैनिक किए बिना डरे वो अपने अपने बंकर वहाँ चले जाते थे। और जब ऑल क्लियर सायरन आता था तुरंत वो राही देखते थे कि भैया कब ऑल क्लियर सायरन बजता और हम कब काम पे लग जाते हैं। और बहुत इंतज़ाम था, वो काम पे लग जाते थे। ऐसा माहौल बन गया था कि वो एक तो देशभक्ति उनके पूरे शरीर में समा गई थी और वो कह रहे थे कि भैया हमें कुछ करना है, सैक्रिफाइस, हमारी जान जाए मगर ये काम हमें करना है। काफ़ी औरतें तो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी, छोटी छोटी थी, कुछ 20 साल की 18 साल की, और बड़े भी बुज़ुर्ग थे, 30-40-50 साल की औरतें भी थी। और उनका खाने पे हमने फिर मेडिकल टीम बाजू में रखी थी कि भैया इनका कुछ हादसा हो जाए या स्नेक बाइट हो जाए या तो कुछ इंजरी हो जाए कंस्ट्रक्शन करते करते, तो तुरंत उनको मेडिकल एड मिलनी चाहिए। तो इस तरह से फिर काफ़ी सारी मतलब अरेंजमेंट करनी पड़ी जब ये काम चालू हो गया था तब। और बीच में बॉम्बिंग भी हो रही थी मगर ये औरतें डरी नहीं। और ये बहुत बुरा होता यदि उनमें से किसी एक इंजर हो जाती या तो बॉम्बिंग में कुछ हादसा हो जाता तो हमें ये ऑपरेशन रोकना पड़ता, फिर तो वो भी रह जाते और फिर शायद हो सकता मेरे ऊपर भी क्वेश्चन पूछे रहते लोगों ने कि भैया कि वॉर जोन में तूने औरतों को लाया, ये तो कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। और ये डिसीजन तो बिल्कुल मतलब कि कोई पागल आदमी ले सकता है, ऐसा भी हो सकता था मगर इत्तेफाक से ये हुआ नहीं। तो मैं वो 72 घंटे एक थिन लाइन पे चल रहा था, एक साइड में ग्लोरी थी, एक साइड में कंडेमनेशन था, एक साइड में विलन था। तो कुछ हुआ नहीं उनको। तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिल्म बनी है क्योंकि ये औरतों ने इस तरह से काम किया बिना हादसा किए। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक बात है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड में कि औरतों ने आके आर्मी की इस तरह से मदद की बिना जान की परवाह करते हुए। तो कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में बिना ट्रेनिंग किए सैनिक की भूमिका इन लोगों ने निभाई। बिल्कुल, हम तो ट्रेन थे, हमें तो वॉर के लिए ट्रेनिंग दी थी मगर इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी,
कुछ नहीं था। इनके पास एक ही था, मातृभूमि, और इनके पास एक ही था पेट्रियाटिज़म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि देश सेवा और मातृभक्ति। मातृभक्ति का जो जज्बा इनमें था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और वो ही उन्हें खींच के लाया, काम करवाया वही देशभक्ति के जज्बे से। और एकदम से 72 घंटे में हमारा एयरबेस ऑपरेशनल हो गया। हमने ऑपरेशन डिक्लेयर किया और फिर हमारे एयर ऑपरेशंस अटैक करने के फिर चालू हो गए। सर, ये जो एयरबेस रिपेयर हो गया उसके बाद कितने अटैक पाकिस्तान पे किए और उसका परिणाम क्या है? क्योंकि ये एयरबेस अगर नहीं बनता तो कुछ हम नहीं कर सकते थे। हाँ, क्योंकि जामनगर जामनगर से अटैक चालू था, पूना से अटैक चालू था, सिर्फ भुज का अटैक रुक गया था, वो फिर से चालू हो गया। तो पहले जैसा माहौल आ गया। जो वॉर प्लान में हमने किए थे वो ये कि किस तरह से अटैक करना, किसको क्या टारगेट, तो उस तरह से हमने हमने अटैक चालू कर दिया। और बस काफ़ी फिर उसके बाद में, क्योंकि तीन साइड से अटैक हो रहा था, तो पाकिस्तान की बहुत हालत खस्ता हो गई थी। और इसके बीच में फिर ये होते होते ये 4-5 दिन चला। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, तो लड़ाई रुक गई। 1971 का भारत और आज का भारत, क्या परिवर्तन हुआ है उस वक्त और अभी तक? पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई 16 तारीख को, 16 दिसंबर को लड़ाई ख़त्म हुई, उसको हम मनाते हैं विजय दिवस के नाम से। अभी आपने जैसे बताया कि 50 साल अभी पूरे हो रहे हैं विक्ट्री के, लड़ाई जीतने के 50 साल पूरे हो गए। मगर जैसी उस टाइम जब लड़ाई सीज़ फायर हो गया था, उसके तुरंत बाद में 24 दिसंबर को इंदिरा गांधी वहाँ पर आई। उसके सुनने में आया कि ऐसा बहुत बड़ा कारनामा भुज में हुआ है। तो ना वो भुज आके हमारे सब एयरफोर्स वालों को उसने संबोधित किया। 1-1.5 घंटा हमारे साथ बातचीत की, चाय पी, और हमें बताया कि उसे बहुत फ़ख्र है, हिंदुस्तान को बहुत फ़ख्र है कि भुज के लोगों ने, भुज के एयरफोर्स ने इस तरह की कामगिरी की है और देश को बचाया है। उसके बाद में उस प्रोग्राम था सर्किट हाउस में, गवर्नमेंट सर्किट हाउस, जहाँ की यह पूरे 300 महिलाएं आने वाली थी। उनका लंच का अरेंजमेंट किया हुआ था और वो इंदिरा गांधी से मिली। वैसे तो स्टोरी हम सुना चुके थे इंदिरा गांधी को, मगर और ये औरतें ने इंदिरा गांधी को अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, किस तरह से उन्हें काम किया। उन्होंने काफ़ी फ़ोटो भी लिए थे, क्योंकि मैं जैसे बताया कि रिच विलेज था, इनके पास कैमरेज वगैरह थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना एल्बम बताया। इंदिरा गांधी बहुत खुश हुई। शाम को इंदिरा गांधी की रैली थी। वो रैली में इंदिरा गांधी ने बताया कि उस टाइम पर मेरे पास एक झांसी की रानी थी, मगर आज ये भारत में 300 झांसी की रानियाँ हैं। बस ये शब्द जब इंदिरा गांधी के मुंह से निकले, तब सब लोगों को पता चल गया कि कुछ बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात हुई है। तब तक क्या था कि 4-5 दिन जो सिर्फ गुजरात वालों को पता था कि ऐसा अपने बहनों ने काम किया, मगर फिर हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में पता चल गया और काफ़ी रिपोर्टर्स आना चालू हो गए, देश के विदेश के, पता करने के लिए भी ये क्या हो गया था। तो इसमें तो उनकी कामयाबी की फिर इज्जत होने लगी। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इनके बारे में पूरे देश को, मतलब देश को और विदेश में भी पता चला है। अभी आपने पूछा कि उस टाइम को इस टाइम में क्या फ़र्क है। 50 साल हो गए हैं। 50 साल में तो बहुत फ़र्क हो जाता है, और वैसा हुआ है। पहली बात ये हो गई कि तब अपना देश न्यूक्लियर पावर नहीं था, तो एटॉमिक बॉम्ब वाले अपना पावर नहीं था। अभी आज हम बहुत बड़ा एटॉमिक पावर है। दूसरी बात है कि हमने हर वक्त देश मॉडर्नाइजेशन किया है, हमारे एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का,
वो स्लोली चल रहा था, उसके बाद में अभी कुछ 5-6 साल से बहुत फास्ट हो गया है। राफेल जैसे जहाज़ आ गए हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन गया है, आर्मी में बहुत सारे लेटेस्ट वेपन्स ये आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी आर्मी जब 70 वॉर में जैसी थी उससे दुगनी चौगनी ताकतवर बन चुकी है। और ये बहुत गर्व की बात है कि ये हमारी आर्म फोर्सेस अभी इस तरह से है कि अभी इसको कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। सर, 1971 का युद्ध हमने जीता, इतने हाईटेक प्लान नहीं थे, हाईटेक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन अब दुनिया भी हाईटेक हुई है, हमारे पास भी हाईटेक प्लान, जैसे आपने राफेल का जिक्र किया। तो अब अपनी सेना कितनी मजबूत हुई है और कितना मजबूत करना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे मैंने बताया कि हाँ, हाईटेक हो गई है, हाईटेक हवाई जहाज और सभी वेपन्स अभी हाईटेक है। और इस तरह से मैंने जैसे बताया कि अभी हम इस तरह से इस जगह पर पहुँचे कि हमें कोई हरा नहीं सकता अभी। और ये प्रोसेस तो चलते रहती है, मॉडर्नाइज नए नए वेपन्स आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आती है, तो इसको तो अपग्रेड करते ही रहना पड़ता है। तो ये अपग्रेड का प्रोसेस चलते रहना चाहिए और बहुत तेज़ी से चलना चाहिए। जैसा कि वो कांग्रेस के राज में बहुत ढीले पड़ गए थे हम, और हमारे पास काफ़ी कुछ नहीं था, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और आगे भी जो गवर्नमेंट आएगी उन्होंने ये ख्याल रखना चाहिए कि भैया जब तक आर्म फोर्सेस रहेगी देश सुरक्षित रहेगा। तो फिर आर्म फोर्सेस की मदद करनी चाहिए, और जो भी प्रायोरिटी है उसको डिले नहीं करना चाहिए। यदि कुछ भी वेपन लेना है कि उसमें डिले नहीं लगना चाहिए कि 10-10, 15-15, 20 साल लग जाते थे, पहले 40 साल लग जाते थे कुछ वेपन लेने के लिए, हवाई जहाज बनने के लिए। वैसी परिस्थिति आज नहीं है, बहुत फास्ट हो रहा है, और ये स्पेस को रखना बहुत ही ज़रूरी है हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए। सर, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और देश को और मजबूत करने के लिए जिन लोगों ने, आप जैसे हीरोज हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, देश की सेवा की है, और क्या करना चाहिए? बस ये करना चाहिए कि एक हर एक ने एक बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें पेट्रियाटिज़म बनना है। उन्हें अपने मातृभूमि से प्यार होना चाहिए, और वो सिखाने से नहीं आता, वो दिल में आ जाना चाहिए। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि देश के खिलाफ हम जा रहे हैं। तो इसको याद रखते हुए अभी क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि इसमें हमें देशभक्ति नहीं सिखाई जाती है, हमें हिस्ट्री नहीं सिखाई जाती। जब हिस्ट्री सीखोगे तो देशभक्ति वो बनेगी। तो ये अभी मैं किसको बताता हूँ कितने लड़ाई हमने लड़े हैं तो इनको पता नहीं, मगर अकबर ने कितने लड़ाई लड़े इनको ऐसा पता है लोगों को। तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये स्कूल से पढ़ना चाहिए, या तो जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भैया देशभक्त बनो, ये मातृभूमि है इसकी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मिलिट्री में जाके देश मातृ रक्षा कर सकते हैं, आप किसी भी हालत में कर सकते हैं। आप ट्रैफिक पे जा रहे हो, रेड लाइट आ गया तो आपको रुकना चाहिए, ये डिसिप्लिन और ये मातृभूमि। आपको कसरत नहीं करना चाहिए, आपको जो ऑफिस जाते हो वो वक्त पे पहुंचना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए वक्त को, चाय पीते रहे तो पड़की खाते रहे। उसके बाद में इस तरह का माहौल होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं देश के लिए कर रहा हूँ। अभी लोग फैक्ट्री में काम करते कहते वो पटेल फैक्ट्री का मैनेजर है, वो इतना कमा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, ये सोच के चलो। और ये आपको वो जो पटेल आपका जो है, या तो जो भी इंडस्ट्री वाला है, उसने आपको ये दिया है, माध्यम से दिया है कि भैया आप इस तरह से देश की रक्षा करो। तो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, ये अब अंदर की बात आनी चाहिए। फिर देश की इतनी तरक्की होगी और कि क्या बता सकते हैं। सुपर पावर तो हम कभी के बन चुके रहते हैं, मगर ये हमारा जैसा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, देना के लिए पता नहीं कि जैसा मैंने बताया कि देशभक्त हो गए तो आप
अपना जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यंग जनरेशन और जो आज की सेना में ऑफिसर हैं और जवान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी के मॉडर्न आर्मी में, मिलिट्री में लोग हैं, पैरामिलिट्री में लोग हैं, पुलिस में लोग हैं, वो तो ठीक से काम कर रहे हैं। उन्होंने और ज़्यादा ठीक से डिवोटेड काम करना चाहिए। और जितना भी, और अभी ये ज़माना जैसा है कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टेक्नोलॉजी के साथ रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। ये सीखने का प्रोसेस मिलिट्री में तो हमेशा चलते रहता है। आप रिटायर होते तक कुछ ना कुछ क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई कोर्स करते रहते हैं, कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं। क्यों देते रहते? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हैं। तो टेक्नोलॉजी जहाँ भी आ रही है, इंडस्ट्री में आ रही है, मिलिट्री में आ रही है, स्कूल में आ रही है, कॉलेजेस में आ रही है, मेडिकल में आ रही है, इसको हमारे यूथ ने बराबर जल्दी से पकड़ना चाहिए और ये करना चाहिए। तो उसके बाद में ऐसी तीसरी बात ऐसी आती है कि डिसिप्लिन बनो, डिसिप्लिन से काम लो। आप अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, वेटरन्स का ख्याल रखो और इस तरह से काम करो कि जो देश के अगेंस्ट ना हो। बस देश को मतलब खुशहाल रखना है, ये समझ के काम करना हमारे यूथ के लिए बहुत जरूरी है। ધન્યવાદ. આ હતા 1971ના યુદ્ધના હીરો વિજય કાર્ણિક, કે જેઓએ ભુજ એરબેઝ ઉપર 1971માં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાનના દાંત ખાટા કર્યા હતા. આજે આપને આવા હીરોની જે કુરબાનીઓ છે, સેવાઓ છે, તેને બદોલત આજે આપને સુરક્ષિત છે અને 1971 સહિતના જે વિશ્વના અગ્રીમ યુદ્ધો છે તે પૈકીનો આ એક યુદ્ધના હીરો, આવા હીરોને આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ સલામ. કેમેરામેન મનીષ ઠાકર સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9 વડોદરા.